हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर आपके सामने लेकर के आए हैं नया वन शॉट वीडियो जिसमें कवर करेंगे आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है, जो मैं सीरीज आपको दे रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स तक कंप्लीट सीरीज आपको मैं दूंगा जिसमें सारे चैप्टर्स को कवर करूंगा और उसके बाद में प्रैक्टिस सीरीज क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज लेकर के आऊंगा। आप सीरीज को फॉलो करना, बहुत अच्छा आप फील करेंगे। और गारंटी देता हूं कि जिस टाइम में लास्ट टाइम आपको बूस्टअप क्वेश्चंस जो प्रोवाइड कराऊंगा वो बोर्ड एग्जाम के ओरिएंटेड होंगे और आप 90% तक गेन कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा वीक, आपकी कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो। ओके, चलिए तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ क्लियर है एकदम? ओके, चलिए आपका रियल नंबर चैप्टर है। स्टार्ट करेंगे हम रियल नंबर के बारे में। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर को समझने के लिए पहले आपको नंबर्स के बारे में समझना पड़ेगा। नंबर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, रियल नंबर एक्चुअल में आपको ये इंडिकेट किया गया है कि रियल नंबर का एक जो सेट बना के दिखाया आप, सेट मीन्स कलेक्शन। कलेक्शन में आपको क्या क्या दिखाया गया है, तो यहाँ पर एक रेशनल नंबर दिखाया गया है, दूसरा आपका इरेशनल। इट मीन्स जो रियल नंबर है आपका वो रेशनल और इरेशनल दो नंबर को मिलाने के बाद हमें मिलता है। क्लियर है? अब हम क्या समझते हैं कि एक्चुअल में जो रेशनल नंबर है वो आपका क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं अभी या जितने भी आप पढ़ते हो वो सारे ही नंबर आपके रेशनल नंबर में आते हैं। इरेशनल नंबर में कौन सा नंबर आता है, देखिए आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपने अभी तक क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर आपने पढ़ा होगा, होल नंबर आपने पढ़ा होगा, उसके बाद आपने ऑड इवन, ये सारे इसके पार्ट है। इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर जो आप पढ़ते हैं ना, ये सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। और रियल नंबर के अंदर जो पार्ट है आपका रेशनल नंबर, उसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। क्लियर है? अब आप समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, इन सारे नंबर्स के अलावा जो नंबर्स हमारे पास बचते हैं, इनको छोड़ के वो सारे नंबर आपके इरेशनल होते हैं। पहले हम ये समझते हैं सर कि जो आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर जो है आपका, इसके अंदर ये सारे नंबर्स तो हैं, बट इन सारे नंबर्स में एक कॉमन चीज क्या है जिसकी वजह से हम इसको रेशनल नंबर बोल पा रहे हैं, वो आना बहुत जरूरी है। वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप सेट के बारे में समझ लीजिए कि रेशनल और इरेशनल को मिलाने के बाद बनता है आपका रियल नंबर। रेशनल के अंदर इंटीजर आता है, इंटीजर के अंदर होल नंबर आता है, होल नंबर के अंदर आपका नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर के अंदर आपका क्या आता है, ऑड नंबर और इवन नंबर आते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर आते हैं। इस तरीके से आपका सेट बना है। क्लियर हुआ? चलिए अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। द रियल नंबर सिस्टम हैज मैनी सबसेट। कई सारे सबसेट यहाँ पर आपको दिखाया गया है रियल नंबर का। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया। बाकी के नेचुरल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, ऑड इवन प्राइम कंपोजिट, वो सारे नंबर्स आपको मिला के बनते हैं क्या, रियल नंबर। अब इरेशनल क्या है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, एक दूसरे तरीके से उसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, मैं इससे पहले फंडामेंटल थ्योरम आ गया, उससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन से आपको समझ में आएगा। डेसिमल एक्सपेंशन, अब ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है तो इसको आप समझिए। पहले, सबसे पहले आपके पास जो डेसिमल होता है वो कितने टाइप्स का होता है। डेसिमल को आप डिफरेंशिएट करते हैं दो पार्ट्स में। एक होता है आपका टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड और एक नॉन टर्मिनेटेड। एग्जाम्पल भी देके बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड में हम डिफरेंशिएट करते हैं। टर्मिनेटेड का मीनिंग है आपका नंबर सिंप्लीफाई। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इसका, तो 20 अपॉन हमने 4 लिखा तो डिवाइड करेंगे 5 आंसर आएगा। उसके बाद अगर मैंने 22 लिखा और उसमें 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर डेसिमल आएगा। इसमें डेसिमल नहीं था तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2 5 4 5 जा 20, 2 रिमेनिंग डेसिमल 0 एंड 2 4 5 जा 20, 5.5 आपका नंबर आ गया। ये डेसिमल एक्सपेंशन है और ये टर्मिनेटेड है। टर्मिनेटेड मीन्स ये
कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है डेसिमल के बाद भी। ये इस तरीके से नहीं है कि आपका डिवाइड नहीं हो रहा है कंटिन्यू नंबर से। तो जहां पर टर्मिनेट हो जाता है यानी कि डिवाइड आपका कंप्लीट हो जाता है उसको टर्मिनेटेड डेसिमल बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटेड के फिर से दो पार्ट होते हैं, और एक्चुअल में नॉन टर्मिनेटेड होता क्या है वो आप समझ लीजिए पहले। एग्जाम्पल के लिए जैसे नॉन टर्मिनेटेड में ऐसे नंबर आ गया 2.333333, तो ये नंबर आपका क्या है, खत्म नहीं हो रहा है, कंटिन्यू आपका चलता जा रहा है। ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी आपके दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं दो पार्ट, वो आपको समझना है। तो एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। रिपीटेड लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है और वो रिपीट हो रहा है, जैसे एग्जांपल मैंने वहां पर दिया हुआ है 2.3333, ये रिपीट हो रहा है, आपका थ्री बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। एक नंबर ऐसा होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। अब उसके लिए एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे कोई भी एग्जांपल लिखते हैं हम 3.5762789120 एंड सो ऑन, यानी कि रिपीट हो ही नहीं रहा है कोई भी नंबर इसमें। क्लियर है ना, ऐसे डेसिमल को हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इस टाइप के नंबर को बोलते हैं हम क्या, इरेशनल नंबर। अभी क्लियर हुआ। बाकी के जो भी नंबर्स हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी आपके सारे रेशनल नंबर के अंदर आएंगे, तो ये भी आपका रेशनल हो गया। टर्मिनेटिंग तो रेशनल नंबर होता ही है। अब हम बात करते हैं सर ये रेशनल है, अब इनके अंदर यूनिक चीज क्या है कि सारे नंबर्स को हम रेशनल बोल पा रहे हैं, ऐसा क्या है। अब उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि जो आपका रेशनल नंबर होता है, एक्चुअल में इस नंबर को मैं P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसीलिए जिस भी नंबर को मैं P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं उस नंबर को हम बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। अब आप बोलेंगे सर इन नंबर्स को कैसे करेंगे, तो देखो डेसिमल हटाएंगे और ये आपका 55/10 हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे P अपॉन Q, बन गया ना। ये आपका सिंपल है, 5/1 लिख सकता हूँ, तो ये आपका P अपॉन Q बन गया। इट मीन्स कहने का ये हुआ कि आपका P और Q की फॉर्म में अगर किसी नंबर को डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो वो नंबर आपका रेशनल होता है। और ये सारी कंडीशंस, ये जो यूनिकनेस आपको P अपॉन Q नजर आ रहा है, ये सारे नंबर्स के लिए होगा, केवल ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के लिए नहीं होगा। क्लियर हुआ अभी। सर इरेशनल और भी तो कुछ होता है। एक नंबर हो रहा है आपका, जैसे उसको हम पाई रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि पाई से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। पाई आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, ये वाला जो होता है पाई, इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है 3.14 नहीं है और एग्जैक्ट वैल्यू इसका 22/7 नहीं है। बट अगर पाई की वैल्यू 22/7 आप यूज करोगे तो ये आपका रेशनल के अंदर आता है, बट पाई आपका इरेशनल के नंबर आता है, ये आप याद से कर लीजिए। क्लियर है, पाई इरेशनल काउंट किया जाता है, 22/7 आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये आपकी समझ में आ गया होगा डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होता है। इस नंबर को हम इरेशनल को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये नंबर ऐसा हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मीनिंग क्या है, ये फंडामेंटल थ्योरम आपको आना भी चाहिए, बहुत काम की चीज है। किसी भी नंबर को हम जब फैक्टराइज करते हैं उसको ऑलवेज हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में फैक्टराइज करते हैं। कभी भी आप किसी भी नंबर को फैक्टर करके देख लीजिए, उसमें ऑलवेज आपको प्राइम नंबर ही मिलेगा। अब सर कंपोजिट नंबर क्यों नहीं मिलता, उसका भी लॉजिक है। प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 23, ये वो नंबर्स हैं जो किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होते। इट मीन्स अगर हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, इनसे कोई दूसरा नंबर डिवाइड हो सकता है बट ये नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। अब बात करें सर 4 भी तो हो सकता है, 4 से किसी नंबर को डिवाइड करें, यस 4 से कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है, बट 4 इटसेल्फ डिविजिबल बाय 2।
इसीलिए 4 जो है प्राइम फैक्टर की फॉर्म में यूज नहीं होता है। प्राइम फैक्टर ऑलवेज आपको 2, 3, 5, 7 की फॉर्म में मिलता है। इनका जो फंडामेंटल थ्योरम है उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो यही है। इसका जो मीनिंग है एग्जैक्ट वो ये है कि कोई भी नंबर आपके पास लिखा हुआ है, जैसे आपका 56 लिखा हुआ है, इस 56 नंबर को अगर मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो सबसे पहले मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा कितना, 28। फिर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और इस बार मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे 1 मिलेगा। और जब तक आपको ट्री फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ट्री फॉर्मेशन, और जब तक आपको लास्ट में 1 नहीं मिलता है तब तक आप इसको डिवाइड करते जाते हैं। और इस फॉर्मेशन को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और ध्यान से देख लीजिए, जो मैंने ब्लैक कलर से इंडिकेट किए गए हैं ये सारे नंबर्स आपके प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बताता है कि किसी भी नंबर को हम ऑलवेज प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही थ्योरम आपका क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। इसको स्टेटमेंट देख लीजिए, एवरी कंपोजिट नंबर। सबसे पहली बात तो यही है कि कंपोजिट नंबर कोई कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर तो आपका हो नहीं सकता डिविजिबल किसी नंबर से। तो कंपोजिट नंबर को ही हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इनका कहने का मीनिंग ये होगा, किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये आपका यूनिक होगा। ये आपका इस वाले नंबर को और किसी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ये सिंगल वे होगा इसको रिप्रेजेंट करने का, इसलिए इसको यूनिक बोला जाए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक एग्जांपल आपके सामने 1092 लिखा हुआ है, इधर जो ग्रीन वाले टिक किए हुए हैं, ग्रीन सर्किल में है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे सारे ही नंबर्स आपके कैसे हैं, प्राइम नंबर है, 2, 3, 2, 7। ये सारे नंबर जो इधर लिखे हुए हैं, इधर लास्ट में 13 भी लिखा हुआ है, ये भी आपका प्राइम फैक्टर है। ये सारे आपके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में 1092 को एक्सप्रेस किया गया। क्लियर हुआ? अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, चेक वेदर 6 raised to n can be end with the digit of 0 for any natural number। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना है बड़े ध्यान से। आपसे पूछा है कि क्या ये नंबर कभी भी आपका 0 के साथ एंड हो सकता है। इट मीन्स अगर आपने 6 रेज टू एन को सॉल्व किया, क्या आपका यहाँ पर कोई नंबर आएगा और उसके लास्ट का जो डिजिट होगा वो 0 होगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? ये आपसे पूछा गया है। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो लास्ट वाला जो डिजिट है वो 0 होगा कि नहीं होगा, ये आपसे पूछा गया। अब मुझे एक चीज बताइए, एक्चुअल में एक 0 का मीनिंग क्या होता है? 10। लास्ट में किसी नंबर के अगर लास्ट में किसी नंबर के एक 0 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? 10। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मैंने 80 लिखा कहीं पर, इसका मीनिंग क्या है? 8 इंटू 10। अगर मैंने लिखा 800 तो इसका मीनिंग क्या है? 8 इंटू 100। तो ये आपको समझ आ रहा है कि अगर मिनिमम 10 है लास्ट में तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना, या वो नंबर 10 से मल्टीप्लाई है ऑलरेडी। अगर किसी के पीछे 0 है तो वो 10 से मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी। तो हम क्या बोल सकते हैं, 10 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? तो ये 2 इंटू 5 होंगे। इसका मीनिंग ये हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर किसी नंबर के लास्ट में एक 0 आता है तो उसके प्राइम फैक्टर अगर आप करोगे, उसके अंदर 2 और 5 आना नेसेसरी। 2 और 5 मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक 0 मिलता है। उसके बाद अगर 2 0 आएंगी, फिर आपको कितने 2 और 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितने 2 और 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो सिंपल है, अगर आपको 2 0 है तो भी 100 हो जाएगा। 100 को आप एक्सप्लेन कैसे करते हैं? 25 इंटू 4। इसको आप लिख सकते हो 5 रेज टू 2, इसको 2 रेज टू 2। इसका मतलब दोनों का पावर एक एक इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको मैंने ये सब इतना एक्सप्लेन क्यों किया है, इस क्वेश्चन को आप इजी तरीके से सॉल्व तभी कर पाएंगे जब ये आपको बेसिक आना चाहिए। तो एक 0 होने के लिए आपको 2 और 5 का मल्टीप्लाई चाहिए, कंपलसरी है। अब हम चेक करते हैं, अगर आपने 6 को ओपन किया, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। हम क्या करेंगे, इधर भी बोला है, इफ एनी नंबर टू एंड विद 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। क्योंकि वो अगर उसके पीछे 0 है
तो 10 का मल्टीप्लाई भी होगा, तो वो डिवाइड भी होना चाहिए 10 से। उसके बाद अदर वर्ड्स इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड 5 एज 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। इसका मतलब वो नंबर आपका 2 इंटू 5 से डिविजिबल होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 6 रेज टू एन का, तो ध्यान से देखिए क्या आ गया आपका, ये आपका 2 इंटू 3 आ गया और इसकी पावर एन आ, तो 2 इंटू 3 इसके प्राइम फैक्टर हुए। 2 तो हमारे पास आ रहा है, बट क्या हमारे पास 5 आ रहा है क्या? तो 5 हमारे पास नहीं है, बाकी का 3 भी है, 5 नहीं है, इसीलिए हमारे पास एक भी जीरो नहीं बनेगा। ये क्लियर हुआ? एक भी जीरो नहीं बनेगा। और जब एक भी जीरो नहीं बनेगा तो उसकी पावर आप कितनी भी करिए, कितने भी टाइम्स पावर करिए, अगर स्टार्टिंग में उसके फैक्टर में एक भी जीरो नहीं बन रहा है, देखने को नहीं मिल रहा है, वो नंबर आपका कभी भी जीरो के साथ एंड नहीं होगा। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 4 रेज टू एन, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। 4 रेज टू एन, क्या ये कभी एंड कर सकता है? इसको देखिए 2 इंटू टू की फॉर्म में हम फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर एन पावर रखेंगे, इसके साथ 2 तो आपका आ रहा है, बट आपका 5 देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये भी आपका जीरो के साथ एंड नहीं होगा। क्लियर हुआ? और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज आपका एग्जाम्पल लिया मैंने 30, इसमें तो ऑलरेडी एक जीरो है, इसमें तो ऑलरेडी एक जीरो है, तो हम एक और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लीजिए जहां पर आपका 5 आ रहा होगा वहां जीरो आपको देखने को मिलेगा, और जीरो के साथ जहां भी नंबर एंड होगा वो आपका डिविजिबल भी होगा 10 से। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया। अब इसका मीनिंग ये हुआ, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 ओनली कंटेन्स 2 एंड 3 अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ने क्या बोला था? किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। Prime factors of 6 raised to n will not contains 5. That's why, so there is no natural number or for which 6n can end with the digit 0 or any natural number n. किसी भी n की वैल्यू के लिए ये नंबर आपका जीरो के साथ एंड नहीं करेगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। किसी भी नंबर में आपको चेक करना है, इसी तरीके से फैक्टर करके चेक करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, इसको हम शॉर्ट में एचसीएफ भी बोलते हैं, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को हम एलसीएम भी बोलते हैं। एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन आप समझ लीजिए। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स, यानी कि टर्म्स का प्रोडक्ट करना है, बट किस टर्म का प्रोडक्ट करना है? containing the least powers of the common prime factors of two numbers। अभी आपको ये समझ में नहीं आया, मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एक है मेरे पास 8 और एक है मेरे पास 16। इन दोनों नंबर्स का मुझे क्या चाहिए? फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक है मेरे पास 8 हो गया और एक है मेरे पास 6, ये दो नंबर्स हैं। अब इन दो नंबर्स का मुझे क्या चाहिए? पहले एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स कंटेनिंग द लीस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर। इनको मुझे पहले प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू टू इंटू टू। 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू थ्री। 8 को एक्चुअल में मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 रेज टू 3। और 6 को एक्चुअल में मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 1। क्या समझ में आया? क्लियर आया समझ में? अब ये जो वर्ड मैंने बोला था यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म कंटेनिंग द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर आपका कौन सा है? नजर आ रहा होगा, 2 वाला नंबर जो है आपका प्राइम फैक्टर कॉमन है दोनों के अंदर। बट उसमें क्या बोला है? लीस्ट पावर ऑफ द को प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द 2 नंबर्स, दोनों में से लीस्ट पावर किसके पास है वो आपको चेक करना है। लीस्ट पावर आपकी इस 2 के पास है। फाइनली आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 2 रेज टू 1 हो जाएगा। लीस्ट पावर वाला इसमें आपको लेना पड़ता है, तो एचसीएफ आपका 2 रेज टू 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया? एलसीएम की बात करते हैं, तो द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स कंटेनिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ द टू नंबर्स। इधर कॉमन वाला वर्ड नहीं आया, ध्यान से देखना है, इसमें कॉमन आपको देखना ही नहीं है।
कॉमन अगर देखोगे तो उसमें आपको क्या देखना है, पावर आपको ग्रेटेस्ट देखना है, कॉमन कुछ देखना ही नहीं है आपको। एलसीएम निकालने के लिए कॉमन नहीं चाहिए आपको, सारे ही नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स का। बट आपको ये याद रखना है मैक्सिमम पावर वाला आपको करना है अगर कॉमन है तो। जैसे मेरे पास यही एग्जांपल है 8 और 6, इसको मैं 2 रेज टू 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको 2 रेज टू 1 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मुझे इसका एलसीएम चाहिए, सिंपल है, कॉमन क्या है 2 है, सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना होता है, बट अगर जो कॉमन होता है उसको मैक्सिमम पावर वाला यूज करना पड़ता है। तो 2 आपका कॉमन है, 2, 2 में से आपका मैक्सिमम पावर कहाँ पर है, 2 रेज टू 3, ये वाला यूज हो जाएगा। यानी कि मिनिमम पावर वाला इसके अंदर आ चुका है इसलिए वो यूज नहीं होगा। बाकी 3 रेज टू 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 3 जा कितना आ जाएगा 24, और ये आपका क्या हो जाएगा, आया समझ में। इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम आप फाइंड कर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको भी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका एलसीएम एचसीएफ का रिलेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ईजी है। पहले हम क्या करेंगे, 6 हमारे पास नंबर है, उसको 2 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू 4, 4 5 जा 20 होता है ना, तो 4 को 2 रेज टू 2 लिख दिया और 5 को 5 रेज टू 1 लिख दिया। अगर मुझे एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, पहले कॉमन चेक करना पड़ेगा और कॉमन में लीस्ट पावर चेक करना पड़ेगा। तो देखो कॉमन आपको केवल 2 मिल रहा है और इसकी लीस्ट पावर क्या है 2 रेज टू 1, तो एचसीएफ आपका हो गया 2। एचसीएफ आपका क्या हो गया, 2 हो गया। कॉमन देखना पड़ता है इसमें, एलसीएम में कॉमन नहीं देखना है, सबका मल्टीप्लाई करना है एलसीएम में, लेकिन मैक्सिमम पावर वाले का करना है, उससे छोटे पावर वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी आ चुका होता है। अगर हम इसका एलसीएम की बात करेंगे, देखिए एलसीएम में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम पावर देखना है तो 2 रेज टू 2 आएगा, इनटू अब सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना है, 3 रेज टू 1, 5 रेज टू 1, फाइनली आपका आंसर आ गया 60। ये आपका एलसीएम। बताइए इसमें कोई डाउट है आपको, एलसीएम और एचसीएफ इस तरीके से फाइंड, और इस क्वेश्चन में उसी तरीके से सॉल्व भी किया गया है, आप देख सकते हो। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत अच्छा है और ये बहुत काम की चीज़ है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक आपको काम आएगा, रिलेशन एलसीएम एंड एचसीएफ का। आपके पास दो नंबर हैं, अब उस नंबर को मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई भी नंबर है, पी क्यू नंबर भी हो सकते हैं, या वो नंबर आपके पास ए बी भी हो सकते हैं, सी डी भी हो सकते हैं, कुछ भी है, लेकिन दो नंबर हमारे पास हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास दो नंबर थे, एक था 6 और एक था 20, इस तरीके से थे। इस तरीके से आपको दो नंबर दिए जाएंगे। अब उन दो नंबर्स का आपने निकाला क्या, एलसीएम और एचसीएफ। ये नंबर सेम होगा, पी क्यू है तो वो भी आपका पी क्यू ही रहेगा। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ आपने निकाला और फिर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, एलसीएम ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ ऑफ पी क्यू, और ये इक्वल आ रहा था पी इंटू क्यू के, यानी दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आ रहा था आपका एलसीएम और एचसीएफ का ये रिलेशन आपको याद रखना है, एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल इनटू मल्टीप्लाई ऑफ एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल आता है ए और बी दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के। बहुत अच्छा है ये और बहुत काम की चीज़ है, लास्ट तक आपको काम आने वाला है। एग्जाम्पल भी देखते हैं, ए नंबर 3 है, बी नंबर आपका 6 है, तो 3 और 6 का इसको लिख सकते हैं 3, इसको 2 और 3, तो आपका जो एच सी एफ है वो क्या आ जाएगा बताओ, एच सी एफ कितना आ जाएगा, एच सी एफ आपका आ जाएगा, कॉमन क्या है 3 रेज टू 1, ये आपका एल सी एफ हो गया। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू 1 इंटू ये दोनों हो जाएगा, तो 6 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब 3 और 6 का मल्टीप्लाई करिए, यानी कि एलसीएम और इंटू एच सी एफ करेंगे तो कितना आएगा बताइए, तो आपका 6 इंटू 3, ये आपका 18 आ जाएगा। और फिर नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए इंटू बी का, ए आपका कितना था 3 और 6, दोनों का मल्टीप्लाई भी आपका कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। ये आपका, बताइए कोई डाउट है इसमें, क्लियर हुआ। अब ये जो है आपका बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। 26 को हम 2 इंटू 23, 97 को 7 इंटू 13,
एचसीएफ निकाला तो 13 आ गया, और एलसीएम निकाला तो 182 आ गया। फिर हमने क्या किया, 26 और ये जो नंबर है 26 एंड ये देखो एलसीएम 26 और 19 का कितना आएगा, तो 26 इंटू 7 192, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाला तो 13 इंटू 182, ये कितना आ रहा है आपका 2366। एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2366 आ रहा था। फिर हमने 26 और 91 का मल्टीप्लाई किया तो वो भी आपका कितना आ रहा है 2366। ये आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, हम देखिए आगे क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम का। उसमें फाइंड क्या करना है आपको, एचसीएफ आपको इक्वल टू 9 आपको गिवन है, यानी कि एचसीएफ आपका कितना है 9 है। और फाइंड एलसीएम, एलसीएम आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इंटू एलसीएम, और ये किसके बराबर आएगा, तो दो नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं 306 इंटू 657। अब क्या करेंगे, आपको एलसीएम का वैल्यू चाहिए तो इधर 306 मल्टीप्लाई बाई 657 डिवाइड बाई 9, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम का जो वैल्यू आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा, निकालिए। दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 9 करेंगे तो आ रहा है आपका 22338। अब सॉल्व कर लेना, इस तरीके से आपका आंसर वही आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया इस पर बेस्ड। आगे बात करते हैं। भी आपसे पूछा जा रहा है इरेशनल नंबर क्या होते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है इरेशनल, और इरेशनल में आपको ऑलरेडी बता चुका था, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई। इसको बोलते हैं क्या, पाई। और पाई आपका इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 आपका क्या होता है, रेशनल होता है। याद रखना, पहले भी बताया। इरेशनल नंबर्स आर एनी नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए अपॉन बी। ये जो ए अपॉन बी है, इसका मीनिंग क्या है, वहां पर मैंने आपको पी अपॉन क्यू बोला था, और या फिर ए अपॉन बी, ये यूनिकनेस है। ये नंबर्स हैं, इसी को रिप्रेजेंट करता है रेशनल नंबर। क्लियर हुआ। तो रेशनल नंबर समझने के लिए मैंने पी अपॉन क्यू बताया था, इसको आप ए अपॉन बी लिख सकते हो जैसा आपका मन है, एस अपॉन आर भी लिख सकते हो, एक्स अपॉन वाई लिख सकते हो, जैसा आपका मन है कोई भी अल्फाबेट आप लिख सकते हो, कुछ भी नंबर्स आपके हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है दे आर एक्सप्रेस्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यानी जो इरेशनल नंबर्स आपके होते हैं, मैं भी ऑलरेडी आपको डेसिमल एक्सपेंशनल में बता चुका हूँ, डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताया मैंने। रेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यही मैंने आपको बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग। और आपका नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग भी बोल देते हैं इसको, या रिकरिंग भी बोलते हैं, किसी किसी जगह पर रिकरिंग भी लिखा हुआ मिल सकता है, नॉन रिकरिंग, याद रखना। एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या हो जाएंगे, देखिए 0.34334333433343 तरीके से नंबर आपका आगे तक चल रहा है, लेकिन ये कभी भी एंड नहीं हो रहा है। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर हुआ अभी। और पाई भी आपका इसी के अंदर आता है, यानी वो भी आपका इरेशनल है। दूसरा आपके सामने एक नंबर और लिखा है √2। याद रखना, √2 भी आपका इरेशनल नंबर होता है। कैसे होता है ये मैं आपको प्रूफ कराऊंगा, लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स जितने भी हैं, अगर रूट के अंदर आपका प्राइम नंबर है, किसके अंदर, रूट के अंदर अगर आपका प्राइम नंबर है, तो वो ऑलवेज आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। याद रखना, ऑलवेज आपका इरेशनल नंबर होगा अगर रूट के अंदर आपका। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं किस तरीके से इसको ड्राइव करेंगे। थिंग्स टू रिमेंबर किसके बारे में, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप याद कर लेंगे तो इरेशनलिटी की जो प्रूविंग है ना, प्रूविंग आपको बहुत ईजी लगने लगेगी। इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर एक नंबर है पी, पी एक नंबर है और ये नंबर प्राइम नंबर है, इफ पी डिवाइड, ये जो पी नंबर है किसी ए स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है, तो पी ऑल्सो डिवाइड्स ए। ये बोला जा रहा है, मतलब अगर पी जो है ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पी ए नंबर को भी डिवाइड करेगा 100%। इसके लिए मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे फोर जो है, फोर जो है आपका 64 को डिवाइड करता है, इट मीन 64 क्या है आपका 8 का स्क्वायर है, तो फोर आपका 8 को भी डिवाइड करेगा। इसका ये लॉजिक है। यहीं से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आएगा, इरेशनलिटी के प्रूफ करना भी समझ में आएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ए भी आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है और बी भी आपका कोई इंटीजर है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है।
आगे बात करते हैं, when prime factorization of q is of the form of 2 raised to m। देखिए, कोई नंबर है आपका q और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करे किए गए तो आपका 2 रेज टू m इंटू 5 रेज टू n अगर इस फॉर्म में देखने को मिलते हैं तो वो नंबर आपका ऑलवेज रेशनल नंबर होता है, और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो ऑलवेज टर्मिनेटेड होता है। क्लियर? then x has a decimal expansion which terminates, and when q is not of the form of 2 raised to m 5 raised to n, then x has a decimal expansion which is non terminating। अगर आपका ये 2 रेज टू m और 5 रेज टू n के मल्टीप्लाई के फॉर्म में q नंबर नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या बोलेंगे इसको, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं, रिपीटिंग और रिकरिंग होगा। क्या बोला है? नॉन टर्मिनेटिंग, इसको रिपीटिंग और रिकरिंग भी बोलते हैं। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, रिपीटिंग भी हो सकता है, रिकरिंग हो सकता है। अगर आपका इस तरीके से नहीं बनता है तो ये आपको समझ लेना है। इसका मीनिंग ये समझिए, जैसे कोई एक्स नंबर है, क्यू नंबर से डिवाइड किया गया है, तो ये क्यू नंबर अगर आपका 2 रेज टू एम और 5 रेज टू एन की फॉर्म में गिवन है तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इस फॉर्म में गिवन नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, रिकरिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको सबसे पहले तो आपको समझना है, जो रूट टू है इरेशनल को प्रूफ करना है तो हम एक काम करते हैं, हम ये पहले मान के चलते हैं कि रूट टू आपका रेशनल नंबर है। क्या हमने मान लिया? अगर वो कहीं भी फॉल्ट हो गया उसमें कि भाई ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है रेशनल है, तो कैसा नंबर होगा? इरेशनल। क्योंकि दो ही टाइप के मैंने आपको रियल नंबर के अंदर दो नंबर बताए, इरेशनल और रेशनल। तो मैं पहले ये कोशिश करूंगा कि ये नंबर जो है प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ कि ये पहले रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर में अगर कोई फॉल्ट मिलेगा तो फिर हम बाद में बोलेंगे कि जो हमने एज्यूम किया था, हमारा जो एजम्पशंस था वो आपका क्या है, गलत हो चुका है और वो नंबर आपका इरेशनल नंबर है। मैंने क्या किया, सबसे पहले सपोज रूट टू इज ए रेशनल नंबर देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फ्रैक्शन फॉर्म। लेट अस अज्यूमिंग दैट फैक्टराइजेशन इज इन लोवेस्ट टर्म, दैट इज देयर ओनली कॉमन डिवाइजर इज 1। एक कंडीशन और बोला है कि जो रूट टू है ये आपका हमने सपोज किया है कि एक रेशनल नंबर है, तो फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। किसी को डाउट? तो ए अपॉन बी लिख सकता हूँ अगर ये रेशनल नंबर है। लेकिन उसमें ये बोला गया है कि जो मैं प्राइम फैक्टर बता रहा हूँ ए और बी, लेट अस एज्यूम दैट अवर फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शन हम यूज कर रहे हैं, इज इन लोवेस्ट। लोवेस्ट फॉर्म का मीनिंग ये हुआ कि एक्चुअल में ए और बी को फर्दर कैंसल आउट नहीं किया जा सकता है, सिंप्लीफाई नहीं किया जा, वो लोवेस्ट फॉर्म में ही मिलेगा। इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर मिलेगा वो ओनली वन होगा। ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि वन से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, इनके बीच में जो कॉमन मिलेगा आपको केवल वन देखने को मिलेगा। और बताइए किसी डाउट है इसमें? आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके। अब हम बात करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हमने इसका स्क्वायर किया तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो टू बन जाता है, और ए और बी का स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर बनेगा, ये आपका बी स्क्वायर है। समझ में? अब मैं क्या करता हूँ, बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये ए टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बनेगा। अब मुझे एक्चुअल में ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये बताइए इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखने को मुझे ये मिल रहा है सर कि ये जो ए नंबर है एक्चुअल में बी स्क्वायर और टू का मल्टीप्लाई है, बी स्क्वायर और टू का मल्टीप्लाई है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी स्क्वायर आंसर मुझे मिलेगा वो ए स्क्वायर को टू से डिवाइड करने के बाद मिलेगा। क्या? जो बी स्क्वायर आंसर मिल रहा था मुझे वो ए स्क्वायर को टू से डिवाइड करने के बाद मिल रहा था। और इसका मीनिंग क्या हो गया, देखिए यहाँ पर बताते हैं, देयरफॉर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। और बाई थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, टू ऑल्सो डिवाइड ए। अगर ए टू ने ए स्क्वायर को डिवाइड किया है तो इसका मीनिंग ये है कि टू ए को भी डिवाइड करेगा। वी कैन राइट ए इक्वल टू, का मीनिंग क्या हुआ कि जो ए नंबर है, ए आपका डिविजिबल है टू से, ए नंबर जो है वो डिविजिबल है किससे, टू से। इसका मतलब यहाँ पर कुछ आंसर मिल रहा होगा सी। देखो जब मैंने ए स्क्वायर को टू से डिवाइड किया तो आंसर मिल रहा था बी, तो वहां से मुझे ये पता चल गया, ये वाला लाइन वहां से मुझे पता चल गया कि टू डिवाइड्स ए स्क्वायर बाई थ्योरम आल्सो डिवाइड बाई ए। लेकिन ए को डिवाइड तो करेगा टू, मुझे आंसर नहीं पता है,
तो मैंने उस आंसर को लिख दिया सी। तो यहाँ से मुझे ए का वैल्यू क्या मिल गया, 2c मिल गया। अब एक्चुअल में इसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिए, 20 नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 4। तो क्या मैं 20 को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 4 × 5? आ रहा है ना समझ में? 20 को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 5। तो वही मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर ए, वी गॉट वी गेट, अब ये जो ए का वैल्यू 2c है वो इस वाले इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4c² अपॉन ये 2 आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू 2c² आ जाएगा, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू सी। यहाँ से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि जो बी स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है और आंसर आपका सी स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स आपका बी ऑल्सो डिविजिबल बाई, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है देयर फॉर ए एंड बी, देखो देयर फॉर 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर और बाई थ्योरम 2 ऑल्सो डिवाइड बी, यानी बी आपको 2 से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर नोटिस करिए मैंने आपको क्या बताया था, ए और बी के बीच में क्या कॉमन था, ओनली वन कॉमन था, लेकिन अभी मैंने क्या प्रूफ किया, बी के साथ भी 2 कॉमन आ रहा है और ए के साथ भी आपका 2 कॉमन आ रहा है। इट मीन्स ए और बी दोनों ही नंबर आपके 2 से भी डिविजिबल हैं। इट मीन्स इनको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है 2 से डिवाइड करने। क्लियर है ना? अब आपको नेक्स्ट जो पुट करना है लाइन, वो क्या है, सॉल्यूशन तो इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट पुट आपको जो लाइन करना है वो है देयर फॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशंस। ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि हमारा जो एजम्पशंस था दैट ए एंड बी आर नॉन आर को प्राइम नंबर, यानी उनके बीच में केवल 1 आपका कॉमन नंबर था, तो अवर एजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्टेड एंड रूट 2 इज इरेशनल। मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो सब गलत हो गया और रूट 2 आपका जो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम रेशनल उसको प्रूफ, और रेशनल होता तो आपका पी अपन क्यू की proof हो जाता। क्लियर हो गया अभी? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका 14th स्लाइड की बात करेंगे। इज 17/8 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या ये आपका 17/8 जो नंबर है वो एक्सपेंशन जो है आपका पॉसिबल है, टर्मिनेटेड होगा? आप ध्यान से समझिए, ये जो नंबर है ऊपर 17 और नीचे लिखा हुआ है आपका 8, एक्चुअल में पी अपॉन क्यू है। क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2⁻3, टू का क्यूब है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर नीचे वाला जो क्यू नंबर है वो 2⁻m और 5⁻n की फॉर्म में मिलता है, तो फिर आपका आंसर जो है वो टर्मिनेट, बताया था मैंने। अब हम इसको भी क्या करेंगे, एक्चुअल में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप समझ पा रहे हैं, 17/2⁻3 इंटू 5⁻0। 5⁻0 तो लिख सकता हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, 5⁻1। ये दो नंबर हैं केवल, 5⁻0 है तब भी चलेगा, तो ये आपका टर्मिनेटेड हो जाएगा, टर्मिनेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटेड डेसिमल हो जाएगा। बोलेंगे सर 5⁻0 आपने कैसे लिख दिया, भाई 2⁻3 के साथ 1 तो मल्टीप्लाई में रहता ही है, तो उस 1 की वैल्यू मैंने 5⁻0 पुट किया। किसी भी नंबर की अगर आपने पावर 0 कर दिया, उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है, याद रखना है। अब बोलेंगे सर आपने क्यों किया, अगर इस जगह पर कोई अनोदर नंबर आ जाता, कोई थर्ड नंबर इसके अलावा कुछ भी आ जाता, तब फिर आपका ये डेसिमल जो टर्मिनेटेड नहीं होता, रिकरिंग हो जाता, नॉन टर्मिनेटेड हो जाता। क्लियर है ना? रिकरिंग हो सकता था, नॉन रिकरिंग भी हो सकता था। आपको समझना है, अगर केवल 2 लिखा हुआ है तो वहाँ 5⁻0 लिख सकते हैं, केवल 5 लिखा हुआ है तो 2⁻0 भी हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा नंबर देखिए, इज 29/343 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी आप 343 की बात करते हैं, नीचे आपका जो नंबर क्यू लिखा हुआ है, इसको हम एक्चुअल में ये 7 का क्यूब नजर आ रहा है, मुझे चाहिए था मिनिमम 2⁻n, या फिर आपका मुझे चाहिए था मिनिमम 5⁻n। इन दोनों में से सिंगल भी कोई होता तो समझ में आता कि वो डेसिमल आपका कैसा होगा, टर्मिनेटेड होगा। बट इन दोनों में से यहाँ पर मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे तो इसको 7⁻3 आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? किसी को डाउट है? अब आपका इरेशनलिटी और रेशनलिटी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इरेशनल कैसे प्रूफ करना है तो उसके लिए एक चीज और समझ लीजिए, इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर भी आपका इरेशनल आएगा, याद रखना। अगर आपने इरेशनल में से रेशनल इरेशनल को माइनस किया, तब आपका आंसर जो है वो रेशनल आ सकता है।
मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। कैसे समझते हैं? मैंने √2 से √3 को माइनस किया तो आपका आंसर 0 आता है, जो आपका रेशनल है। बट अगर मैंने √2 से √2 को माइनस किया तब आपका आंसर, इसका जो आंसर है उसको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। √2 माइनस √3 ये आपका इरेशनल ही रहने वाला है, बट ये 0 आएगा तो ये आपका रेशनल बनेगा। इसलिए अगर इरेशनल का डिफरेंस निकालते हैं तो मे बी रेशनल, मे बी इरेशनल, बट ऑलवेज अगर आप प्लस करते हैं रेशनल नंबर्स को, आपका आंसर ऑलवेज क्या आता है? इरेशनल आता है। इरेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल के साथ करते हैं, याद करो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इरेशनल का नंबर रेशनल के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर ऑलवेज इरेशनल ही रहता है, ये भी आप याद कर लीजिए। जैसे √5 के अंदर आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका इरेशनल ही रहने वाला है। इसके साथ प्लस भी 3 कर दिया तब भी आपका ये इरेशनल ही रहने वाला है। तो इरेशनल के साथ आप किसी नंबर को प्लस करेंगे वो रेशनल है, तब भी आपका आंसर इरेशनल रहने वाला है। इरेशनल के साथ रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका इरेशनल रहने वाला है। तो आपके लिए प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन भी आता है इस तरीके से, प्रूफ दैट √5 + 3 इज ए इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ कर देना इसी तरीके से जैसे अभी मैंने किया, सारे स्टेप यही आपको फॉलो करने हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो ये है आपका कंसेप्ट माइंड मैप। अगर माइंड मैप में देखना चाहते हैं तो रियल नंबर्स में देखो, ये आपके डिलीटेड है इस बार, यानी कि ओमिटेड है ये आपके 2 टॉपिक्स। उसके बाद आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, सारी चीज़ें मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब ये आपके 2 टॉपिक यहाँ से इस बार रिलेटेड है। अब हम आगे देखते हैं। तो थैंक यू बच्चों, ये आपका वन शॉट कंप्लीट हुआ। वीडियो कितना लेंदी हो चुका है, तो बच्चों आपका वीडियो 42 मिनट्स के अप्रोक्स हो गया। और बहुत अच्छा ये आपके लिए कि मैंने पूरा चैप्टर केवल 45 मिनट्स में कवर किया, अंडर 45 मिनट्स में। और आपको इस तरीके से सारे चैप्टर्स की जो बूस्टिंग वीडियोस मिलेंगी, वन शॉट वीडियोस मिलेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। इसी तरीके से सीरीज को फॉलो करिए और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग इसको, उसका बेनिफिट ले चुके हैं। और ये रेडी उसके लिए भी रहिएगा कि मैं लास्ट टाइम पर एग्जाम से पहले आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर के आऊँगा, क्वेश्चन सीरीज यहाँ पर लेकर के आऊँगा, एवरी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम से ओरिएंटेड होंगे, सारे क्वेश्चंस आपको मैं वन बाय वन सॉल्व कराऊंगा। उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, जय हिंद, बाय बाय।